हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष और मैं फिर आया हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट के एक आइडेंटिटी डिफाइन की थी, कुछ ग्राफ भी हमने देखे थे जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया था, राइट। अब क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें ये आइडेंटिटी 2 को समझना बहुत जरूरी है और इस आइडेंटिटी 2 को समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेसिस पर ये आइडेंटिटी सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस काम करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए फिलहाल जो आइडेंटिटी सेकंड है उसके हिसाब से ये चार्ट क्या कहता है। देखिए ये चार्ट ये कहता है कि अगर साइन इनवर्स का एंगल sin x हो, ठीक है, अगर साइन इनवर्स के साथ साइन लगा हुआ हो तो ये साइन इनवर्स और साइन तभी कैंसिल होके x के इक्वल आ सकते हैं जब ये x आपका -1 हो या 1 हो या फिर -1 और 1 के इन बिटवीन हो। यानी कि अगर इसकी जो एंगल है, जो ये एंगल है, अगर x आपका -1 हो जाए तब भी साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, या 1 हो जाए तब भी साइन इनवर्स साइन कट जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी बीच की वैल्यू भी आ जाती है, यानी कि जो -1 और 1 के बीच में लाई करे तब भी कोई वैल्यू अगर आ जाती है तब भी साइन इनवर्स साइन कट कर x बच जाएगा। ऐसा तभी लागू होगा जब इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ये डोमेन होगी और ये रेंज होगी। यानी कि अगर x की वैल्यूज न्यूमेरिकली नंबर की फॉर्म में अगर -π/2 के हिसाब से -1 आ रही है और π/2 के हिसाब से 1 आ रही है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई एंगल वाली वैल्यू आती है तभी साइन इनवर्स साइन करके x आ जाएगा, राइट। अब ये डोमेन है और ये रेंज है। डोमेन और रेंज में क्या होता है, 11th क्लास में जो आपके एंगल्स होते थे वो आपके डोमेन्स हो जाते थे और जो रेंज होती थी वो वैल्यूज होती थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा काम करता है, यानी कि जो आपका एंगल होगा वो आपकी रेंज हो जाएगी और जो आपके एंगल की वैल्यूज आएंगी ट्रिगो के साथ मिलकर, जो वैल्यूज आएंगी न्यूमेरिकली, वो आपकी डोमेन कहलाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रही है ये आपकी डोमेन है और ये आपकी रेंज है, समझ आया? ओके, तो साइन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है ये x की वैल्यू, तो साइन इनवर्स साइन करके x बच जाएगा। दूसरा, cos इनवर्स के लिए क्या कैसे, cos इनवर्स के लिए कैसी है कि जो ये x है ये -1 और 1 के बीच में लाई तो करे, लेकिन जो ये एंगल है, इस एंगल की जो रेंज है वो रेंज आपकी 0 से π के बीच में रहेगी। यानी कि 0 पर भी cos इनवर्स से cos कट जाएगा, पाई पर भी अगर cos पाई हो जाए तब भी cos इनवर्स से cos कट जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आती है तब भी आपके पास कट के x बच जाएगा। लेकिन अगर इस एंगल से बाहर कोई वैल्यू आती है तब आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करके आप उसे इस रेंज में लेकर आएंगे कि वो इन दोनों में से किसी एक में लाई करे या फिर इन दोनों के बीच में पड़ जाए, ठीक है। अगर इनसे बाहर आती है तो आपको छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इन दोनों के बीच में पहले से ही छोटा होके आ रहा है तो फिर ये डायरेक्ट कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ x। अच्छा, फिर उसके बाद आता है cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स में लिखा हुआ है r -1 और -2। अगर आप cosec थीटा याद करो तो जब हम sin 30 डिग्री की बात करते हैं यानी कि sin π/6 तो वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 30 डिग्री पे 1/2 होती है, ओके। अगर cosec π/6 की बात करें तो cosec π/6 पर आपकी वैल्यू क्या हो जाती है 2, जो कि sin की रेसिप्रोकल होती है। यानी कि sin थीटा इक्वल्स टू 1 पर cosec थीटा होता है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू जो 1/2 है, cosec थीटा में उसी एंगल पर वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि वो 1/2 ना होके वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे जो r लिखा हुआ है ना, r सिर्फ लिखा होता है 1 के लिए, जैसे ये 1, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है तो वो उसकी r रेंज कहलाती है, r डोमेन कहलाती है। लेकिन cosec थीटा के केस में ऐसा नहीं है, cosec थीटा में वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है, यानी कि cosec 30 डिग्री पे क्या हो जाता है 2 हो जाता है, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर r इस्तेमाल किया जा रहा है एक रियल नंबर के लिए। r मतलब रियल नंबर, एक रियल नंबर के लिए 2 को डिफाइन किया गया है। अगर cosec थीटा की वैल्यू -1 और 1 इन दोनों को छोड़कर आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि जो आपकी एंगल की वैल्यूज आ रही है वो -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी कोई एक हो सकती है,
ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज आपकी आएंगी वो -1 और 1 को छोड़कर आएगी, जो इनके बीच में होगी वो आएगी। -1 और 1 इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। आया समझ में? ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जिस रेंज की आपको वैल्यू दी गई है उस रेंज की इन बिटवीन वाली वैल्यू इंक्लूड होंगी, पर जो रेंज दी गई है वो रेंज वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। तो यहाँ पर -1 और 1 नहीं आ सकता, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे -1 आपका -π/2 पे आ रहा है, यानी कि -90 पे आ रहा है, 1 आपका 90 पे आ रहा है, लेकिन जो रियल नंबर होता है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, यानी कि 30 डिग्री पर लाई करती है टू वैल्यू, राइट ना। ये जो टू वैल्यू है ये 30 डिग्री पर लाई करती है, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में कहीं है, इसलिए इन्होंने -0 किया हुआ है, क्योंकि cosec थीटा जो sin थीटा होता है, sin थीटा की 0 एंगल पर 0 वैल्यू होती है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। और जो ये रियल नंबर वाली वैल्यू पड़ेगी वो -π/2 और π/2 के बीच में पड़ेगी। आया समझ में? इसलिए इसकी रेंज ये हो जाएगी। sec इनवर्स में भी यही होगा। tan इनवर्स में क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्यों? क्योंकि tan की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कि 45 डिग्री पर होती है, तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगी tan की r, और ये कहां पड़ती है? -90 और 90 के बीच में पड़ती है, बीच में कहीं पड़ती है, तो ये इन बिटवीन है। अब ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन ब्रैकेट में का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों इंक्लूड नहीं करी जाएंगी इस वैल्यू के लिए। ये जो वैल्यू पड़ेगी वो ना -π/2 पे पड़ेगी ना π/2 पे पड़ेगी, वो वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी, और बीच में ही लाई करती है, वो 45 डिग्री पर ही लाई करती है। r की वैल्यू, tan इनवर्स की वैल्यू जो 1 होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करती है, जो कि 45 डिग्री है, और -90 और +90 दोनों के बीच में ही आ रही है 45 डिग्री, राइट ना। इसलिए इसकी डोमेन क्या हो जाएगी r, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। क्वाड इनवर्स में क्या होगा, इसकी भी वैल्यू r होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू r होती है, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो कहाँ लाई करेगी, 0 से π के बीच में, यानी कि 0 से π के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनमें से कोई एक एंगल ऐसा जरूर होगा जहां पर cot थीटा की वैल्यू r हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी, और वो एंगल आपका वो रेंज 0 और π के बीच में लाई करेगी, लेकिन 0 और π नहीं होगी। ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो मतलब 0 पे नहीं tan cot थीटा 0 पे 1 होता है, नहीं tan थीटा π पे 1 होता है, वो इन दोनों के बीच में कहीं होता है, यानी tan 45 पे 1 होता है, तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल पड़ रहा है जो कि 45 डिग्री है, उस पर ये r वैल्यू डिफाइन करेगी। प्लीज नोट कर लीजिए। ओके डियर, अब आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिए। इसको शुरू कराने के लिए ही मैंने आपको ये वाली भी आइडेंटिटी जो बताई थी, आइडेंटिटी 2, वो सबको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स विद द एंगल ऑफ -1/2, राइट ना। अच्छा, तो देखिए इसमें आपको ये बताना है कि साइन इनवर्स की किस एंगल पर वैल्यू -1/2 होती है। अभी अगर प्लस का 1/2 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है कि sin थीटा 1/2 किस एंगल पर होता है, 30 डिग्री पे होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी -1/2 है, अभी माइनस दिक्कत करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो भी आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको y के इक्वल माने। लेट y इक्वल्स टू sin इनवर्स -1/2, ये आपको दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब इस साइन को इधर लेकर आइए। अगर मैं इस साइन को इधर ले आऊं, मैंने आपको आइडेंटिटी 1 क्या बताई थी, अगर आपको याद हो, जो मैं आपको बताया था कि अगर साइन थीटा हमारा x है तो थीटा हमारे पास साइन इनवर्स x होगा। अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि साइन उधर शिफ्ट हो जाता है और x के साथ जुड़ के क्या हो जाता है, वो साइन इनवर्स हो जाता है। तो वही केस में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये साइन अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, -1/2। ओके, अब साइन y इक्वल्स टू, माइनस को ऐसे रहने दीजिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वैसे बोलना नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी अपनी प्रॉब्लम ना आने के लिए, कोई प्रॉब्लम क्लियर ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए आप माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब 1/2 याद कीजिए, 1/2 किस एंगल पर होती है, साइन की 30 डिग्री पर होती है, तो इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ sin π/6, लिख सकता हूँ 30 डिग्री को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे sin y है और यहाँ पे माइनस sin π/6 है,
अब एक चीज और कि जिस तरह से आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन का एंगल अगर माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। जो एंगल का माइनस है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, ये जो साइन है ये माइनस को वोमेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साइन थीटा। तो ये यहाँ पर रिवर्स में अप्लाई होगा ये चीज। अभी जो ये माइनस साइन पाई बाई 6 है असल में वो माइनस साइन थीटा वाली फॉर्म है। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन y इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ ना ऐसा, क्योंकि मेरे पास माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, मैंने उसको रिवर्स में अप्लाई किया। प्रॉपर्टी आपकी ये होती है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा मेरे पास पहले से बन रहा था, मैंने उसको बस रिवर्स करके ये लिख दिया साइन माइनस थीटा, यानी कि साइन माइनस पाई बाई 6। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, y कितना बचा आपके पास, माइनस पाई बाई 6। अब क्या आप मुझे ये देखिए, आपको मैंने जो भी चार्ट बताया था उसमें मैंने आपको क्या ये बताया था कि जो x है वो आपका बिलोंग करना चाहिए किस पर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तभी साइन से साइन कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको ऐसा। यहाँ पर देखिए जो माइनस पाई बाई 6 आ रहा है वो माइनस पाई बाई 2 और माइनस प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि माइनस 90 है, माइनस 90 से पहले माइनस 60 आया ही होगा, तो माइनस 60 जो मेरे पास एंगल आया, माइनस 30 जो सॉरी मेरे पास जो माइनस 30 एंगल आया वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो दैट मींस यही आपका क्या है आंसर। कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2, ये राइट ना। ओके तो अब ये cos इनवर्स को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू √3/2। अब आप मुझे बताइए cos के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, 30 पे होती है, बिल्कुल होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 6, लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब cos से cos कट गया, y कितना बचा आपके पास, पाई बाई 6। इसकी भी रेंज क्या होती है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी कि ये कैंसिल भी तभी हो सकते हैं जब ये एंगल इन दोनों के बीच में लाई करे, इन दोनों के बीच में लाई करे या इन दोनों में से कोई एक हो जाए, ठीक है ना। अब ये पाई बाई 6 है वो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के इन बिटवीन आ रहा है ये एंगल, तो ये आंसर हो गया। नाउ द थर्ड वन इज cosec इनवर्स 2। ओके लेट y इक्वल्स टू cosec इनवर्स 2। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, cosec को आप शिफ्ट कर लीजिए, cosec इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू 2। अब आप मुझे ये बताइए cosec जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 30 पे अगर 1/2 है तो cosec 30 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मींस cos एक y। अब इस 2 वैल्यू को cosec के किस एंगल की फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं cosec पाई बाई 6, 30 में होती है वैल्यू। नाउ cosec से cosec कैंसिल, y इक्वल्स टू पाई बाई 6। दिस इज योर आंसर। Now the fourth one is tan inverse minus √3. Okay, let y equals to tan inverse minus √3। अच्छा इसको कैसे करेंगे, देखिए tan को करना आपको वही है, शिफ्ट कर लीजिए, tan y आ जाएगा, ये जो tan इनवर्स हो जाएगा tan y, क्या बचा आपके पास माइनस का √3। ओके tan y इक्वल्स टू, माइनस को थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से निकाल लो, सिर्फ √3 याद रखिए, √3 किस एंगल पर होता है। अब √3 जो वैल्यू आती है वो tan 60 डिग्री पर आती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हम उसे लिख सकते हैं सर tan पाई बाई 3, क्योंकि tan 60 पे होती है वैल्यू। मैंने सिर्फ इस माइनस को अभी अपने उसके लिए बाहर रखा, बस √3 को याद रखा। √3 किस tan के किस एंगल पर पड़ती है, tan 60 डिग्री पर पड़ती है, तो मैंने √3 को लिखा tan पाई बाई 3। अब ये वही बात आ जाती है, आपने एक चीज और पढ़ी होगी 10th में, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि tan का एंगल अगर माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा होता है। ये भी आपको पढ़ चुके हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे tan y इक्वल्स टू
tan माइनस पाई बाई 3, राइट ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब tan से tan कैंसिल, y कितना बचा आपके पास माइनस पाई बाई 3। जिसमें क्या है आपका जो ये x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जो माइनस पाई बाई 3 है वो कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसमें जो ये वैल्यू आएगी ये एक्चुअली ओपन ब्रैकेट के साथ आएगी। ओपन ब्रैकेट का मतलब इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं करा जाएगा, इन दोनों के बीच में आने वाला ये इंक्लूड करा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके डियर, तो अगले वाले क्वेश्चंस 4th के बाद वाले जो आपके आएंगे वो आपके आइडेंटिटी 3 पर बेस्ड है। तो आइडेंटिटी 3 एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहली आइडेंटिटी है कि अगर साइन इनवर्स का एंगल माइनस एक्स हो, राइट ना, तो ये माइनस क्या करता है, वोमिट कर देता है साइन थीटा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा अच्छा करके लिख दीजिए। साइन इनवर्स का एंगल अगर माइनस एक्स हो तो हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड आपकी आइडेंटिटी आती है कि अगर कॉस इनवर्स का एंगल माइनस एक्स हो तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी पाई माइनस क्यों होता है ये आपको ग्राफ में समझ में आएगा जब अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको हर फॉर्मूले प्रूव करके दूंगा इस एक्सरसाइज के। ठीक है ना, फिलहाल इतना ध्यान रखिए, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। थर्ड आता है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। फोर्थ आता है आपके पास cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। फिफ्थ आता है आपके पास sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। एंड द लास्ट वन cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इन आइडेंटिटीज को कॉपी कर लीजिए।